तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग क्या होता है? जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो बॉईल होने लगता है और क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। और जब ये वेपर्स, इन वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब इन प्रेशर सॉरी वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करेंगे, अभी देखो हमने दो केसेस देखे थे पहले भी। एक तो मैंने सॉल्वेंट यानी कि वाटर को बॉईल किया था। ठीक है, वाटर को बॉईल करने पे क्या हुआ था, वेपर्स जनरेट हुए थे, और ये वेपर्स क्या हुए थे, ये वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे थे। ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड पे। और सेकेंड केस में हमने सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन को हमने हीट किया था। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर तो रहेगा ही, वाटर के साथ साथ क्या रहेगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी रहेंगे। अब ये सोल्यूट कौन सा होता है? ये होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब ये, इसका कोई रोल नहीं है वेपर्स बनाने में और वेपर प्रेशर बनाने में। ये सिर्फ क्या करेगा, इसको बॉईल होने में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इसके वेपर्स भी कम बनेंगे और इसको बॉईल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बॉईल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, मतलब सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज्यादा होगा किससे? सॉल्वेंट से। और सॉल्यूशन को हम डिनोट किससे करते हैं? टीबी से। ठीक है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में ये क्या होगा, टी टेम्परेचर से रिलेटेड और बी होगा बॉइलिंग। ठीक है, और सॉल्वेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? टीबी नॉट। प्योर सॉल्वेंट को हमेशा इससे डिनोट करते हैं। हमने पिछले वाले प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब पी नॉट ए, वो ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट नहीं है तो इजीली बॉईल हो जाएगा और इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन में सोल्यूट के होने की वजह से क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो पी नॉट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा पी ए से। लेकिन अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये इजीली बॉईल हो जा रहा है ना, ये इजीली बॉईल हो जा रहा है तो इसका टेम्परेचर कम आएगा। लेकिन जिसके अंदर सोल्यूट है उसको बॉईल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो वेपर्स कम बना रहा है। इसीलिए सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो इस केस में हम डेल्टा टीबी अगर लिखे तो डेल्टा टीबी कैसे लिखते हैं? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू किसका है? सॉल्यूशन का, माइनस छोटा वैल्यू किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या बना था? डेल्टा पी, पी नॉट ए, क्योंकि सॉल्वेंट का वैल्यू ज्यादा था, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, सॉल्यूशन इसका वैल्यू कम था। ठीक है, तो डेल्टा पी का वैल्यू ये आया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। अभी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए हमने टीबी को पहले लिखा है और टी नॉट बी को बाद में लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब टीबी, प्योर सॉल्वेंट मतलब टीबी नॉट। तो ये वैल्यू बड़ी है इसीलिए इसको पहले लिखा गया है, ये वैल्यू छोटी है इसीलिए इसको बाद में लिखा गया है। ठीक है, डेल्टा टीबी नॉट ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर की लोअरिंग से कंपेयर करेंगे। अब हमने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर के बारे में हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर जो था डेल्टा पी, ये क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये वैल्यू था। पी नॉट ए किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए। और ये किसके लिए था? सॉल्यूशन के लिए। मतलब ये बड़ी वैल्यू है इसीलिए इसको इसमें से माइनस किया, ये छोटी वैल्यू है। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, तो इसीलिए ये जो कर्व ड्रॉ किया है हमने ए, ये सॉल्वेंट का ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। और ये जो सी है
ये सॉल्यूशन का कर्व है, देखो इसके नीचे ड्रॉ किया हुआ है, सॉल्वेंट के नीचे क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ से प्लॉट ड्रॉ करेंगे इधर से टेम्परेचर की तरफ, ये देखो ये ग्राफ किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर देखें तो टीबी नॉट का टेम्परेचर कम आएगा, किससे, ये देखो ये वाला प्लॉट किसके लिए, ये सॉल्यूशन का प्लॉट है, और ये टीबी, तो टीबी का देखो टेम्परेचर ज्यादा आया है, टीबी नॉट का टेम्परेचर कम आया है। ठीक है, यहाँ से हम मेजर करते हैं ना, 10, 20, 30, 40, समझो इसका 50 है अगर टीबी का, तो टीबी नॉट का कितना है, 40। ठीक है, मतलब टीबी का वैल्यू बड़ा है टीबी नॉट से, ये हमने ग्राफिकली यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। देखिए ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बराबर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। So the vapor pressure temperature curve of solution lies below the solvent curve, है ना, सॉल्यूशन का कर्व जो है वो सॉल्वेंट के कर्व के नीचे होता है क्योंकि उसका वैल्यू कम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फिगर। ठीक है, ये डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका, सॉल्यूशन का, वो ज्यादा है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, टीबी नॉट, और ये जो है ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीबी से। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, सोल्यूट की वजह से ये जल्दी से बॉईल नहीं हो रहा है, इसको बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच होने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर से मैच होने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच होने के लिए कम टेम्परेचर लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, ड्यू टू विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से। तो इसी को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये देखो अभी ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो इक्वल टू अगर लाना है तो एक कांस्टेंट लाएंगे हम, कांस्टेंट होगा के बी इंटू एम। ठीक है, के बी इंटू एम, ये एम है हमारा मोलैलिटी, और ये जो के बी होता है, के बी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये देखो जब एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन है ये, जब मोलैलिटी का वैल्यू 1 होगा, जब मोलैलिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मोलैलिटी इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा, डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के, क्योंकि मोलैलिटी तो 1 हो गया है ना। तो ये डेफिनेशन वही है, द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन 1 मोलर होगा तब डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के। इस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपी, जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते हैं। द अबव phenomenon is called as elevation, the above phenomenon in which elevation in boiling point is measured is called as ebullioscopy. ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हमने ये देखा था कि डेल्टा टी बी क्या आया हमारा, के बी इंटू एम। ठीक है, अब ये एम क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या हो गया, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मतलब W1, अगर ग्राम में हो तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, W2
अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 ऊपर आ जाएगा इंटू W1। ये वैल्यू किसकी आ गई? मोलैलिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल वाला फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था। तो एम की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे अब। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये वाला फॉर्मूला हमारा फाइनल बनेगा किसके लिए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ है? ये रीअरेंज करके M2 का वैल्यू जब फाइंड करना हो तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमने डिराइव किया है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। जितने बार हम ये फॉर्मूला हाथ से लिखेंगे उतना हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है? W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू W1। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे गिवन वैल्यूज चेक करने हैं। डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, ये बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ये हम करते हैं। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए, देखो एक दिया है 84.27, उसमें से माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को 77.06। इसको कितना आएगा? ये 7 - 1, 7 - 6, ये हो गया 1। फिर 2 में से 0 गया 2.84 में से 77 गए, कितने बचे? 7। ठीक है, 7.21 हमारा आया डेल्टा टीबी का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा टीबी आ गया। और क्या दिया है? 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब W2 दिया है हमारा 50 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? W1 दिया हुआ है, कितना दिया है? 150 ग्राम। और KB का वैल्यू भी दिया हुआ है, KB इज इक्वल टू 2.77। अब सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करने हैं और फाइंड क्या करना है हमको? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है सोल्यूट का, मतलब M2 हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2 इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करेंगे ये वाले फॉर्मूला को। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। KB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? KB दिया हुआ है 2.77 इंटू W2 का वैल्यू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB का वैल्यू 7.21 मल्टीप्लाई बाय W1 का वैल्यू 150। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। हमको क्या मिलेगा? M2 का वैल्यू मिल जाएगा। M2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है M2 का वैल्यू। M2 का वैल्यू आएगा आपका 128 ग्राम पर मोल। 128 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको? W2 दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 3.795 इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ये सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम W1। सॉल्यूशन बॉइल्स एट, अभी ये डेल्टा TB का वैल्यू दिया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 319.81 माइनस 319.45, बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करेंगे, डेल्टा TB का वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, डेल्टा TB हमारा कितना आएगा? करिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है डेल्टा TB का वैल्यू? ये 45 और ये 81, कितना हो गया? 36 का 0.36।
ठीक है, डेल्टा टीबी का वैल्यू हमें मिल गया है, और क्या पता है हमको, केबी का वैल्यू पता है 2.42। ठीक है, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये फार्मूला लिख देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, M2 इंटू W1। ठीक है, M2 पहले फाइंड करेंगे, M2 क्या हो जाएगा फिर, के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। तो M2 कितना आएगा हमारा, के बी का वैल्यू दिया है 2.42 इंटू W2 कितना दिया हुआ है 3.795 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है 0.36 इंटू W1 का वैल्यू दिया है 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा M2। देखिए M2 का वैल्यू ये आएगा 255 ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम पर मोल है और हमें एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिया है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो इसका आंसर आएगा 8। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, S8। S8 आया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, S8। ठीक है, क्योंकि सल्फर का ही पूछा था इन्होंने, है ना, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो सल्फर तो हमें पता है ये आने वाला है। अब एक सल्फर का एटॉमिक सॉरी सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। तो टोटल हमारे पास इतना अगर मास है तो उसमें कितने सल्फर आएंगे, तो डिवाइड बाय 32 करेंगे, आंसर आएगा 8। तो उसका फॉर्मूला बन गया S8। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्वल इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको भी बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने पहले 3 केसेस इसमें हम रिवाइज करेंगे। अभी पहले जो 3 केसेस हमने देखे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कंटेनर लिया है। ठीक है, 2 कंटेनर लिए हैं। एक में हमने क्या ऐड किया था, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या ऐड किया था, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट हुआ तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब पहले वाले केस में ये ए केस है और ये बी केस। ठीक है, ए केस में हमने क्या देखा था कि अगर प्योर सॉल्वेंट है, इसको हमने हीट किया तो क्या होगा, बहुत सारे वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वो वेपर्स क्या करेंगे, वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। तो सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें सोल्यूट भी है। सोल्यूट का तो कोई रोल नहीं है वेपर्स बनाने में, वो सिर्फ क्या करता है, इंटरफेयर करता है वेपर्स बनाने में। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा जिसको हम डिनोट करते हैं P0A, वो ज्यादा होगा किससे, पीए से। पीए किसके लिए है, पीए है सॉल्यूशन के लिए, और P0A किसके लिए है, P0A है हमारा सॉल्वेंट के लिए। अब ये जो था, ये कौन सा केस था, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम ऐसा मान सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने क्या देखा था, ए केस में जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ये इजीली बॉइल हो रहा है, इसके वेपर्स बहुत बन रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं T0B से। किससे कम होगा, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट है। सोल्यूट है तो इसको ज्यादा देर तक बॉईल करना पड़ेगा, जल्दी वेपर्स नहीं बन रहे तो। ठीक है, तीनों को हम वेपर प्रेशर से ही कन्वर्ट कंपेयर करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर सॉल्वेंट का है तो उसको लिखेंगे T0F, है ना, F फॉर फ्रीजिंग, इसमें हमने B लिखा था, B फॉर बॉइलिंग। और सॉल्यूशन के लिए है तो उसको लिखेंगे सिर्फ TF।
अब देखो जैसे बॉइलिंग में हमको सॉल्यूशन जो था उसको ज्यादा बॉईल करना पड़ा था, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया था। उसी तरह फ्रीजिंग में भी उसको ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा उसको ठंडा करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हुआ, तो इसको ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से, है ना। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन से। यहाँ पे बॉइलिंग के केस में सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है किससे, सॉल्यूशन से। पहला वाला केस वेपर प्रेशर के केस में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। ये तीन केसेस हमने देखे हैं। ठीक है, तीसरा केस आपको समझ में आ गया ये वाला, मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू ऐसा करते हैं। तो डेल्टा टी एफ अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, डेल्टा टी एफ को, बड़ा वैल्यू किसका है, टी नॉड एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये आया क्या समझ में, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये वाले पॉइंट यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। डेल्टा टी नॉट एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इसको कंपेयर किया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कम होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया, सॉल्यूशन का कम है प्योर सॉल्वेंट से। सो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व सॉल्यूशन लाइज बिलो द सॉल्वेंट। ठीक है, इन प्योर सॉल्वेंट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब ये होता क्यों है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, but in case of solution the molecules of solvent are separated by each other because of solute molecule। अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में, इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की अगर बात करें तो सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, सॉल्यूशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। ठीक है, ड्यू टू विच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन। अब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, इसीलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, मतलब इसको बहुत ज्यादा फ्रीज करना पड़ रहा है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना आया था इसका, -10 डिग्री हमने कंसीडर किया, और इसको 0 डिग्री, तो -10 कम होता है 0 से। ठीक है, देखिए ये इसका ग्राफ है। अब ये जो है ये लिक्विड सॉल्वेंट है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट, और ये नीचे वाला जो कर्व है वो सॉल्यूशन का है। इसको हमने मीट कराया है किस पे, सॉलिड सॉल्वेंट पे। अब ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये वाला लिक्विड सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट, इसका टेम्परेचर ज्यादा आया है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आया था। और ये जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर कम आया है, मतलब हमने इसको माना था 0 डिग्री, इसको माना था -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। लिक्विड सॉल्वेंट जो है, सॉरी इसको हमने 0 डिग्री माना था और इसको माना था -10 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर, ये किसका होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा। और ये जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है ये किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमको क्या मिलता है, कम मिलता है। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है। अब देखिए ये भी फॉर्मूला सेम ही है, डेल्टा टी बी हमने देखा था लास्ट फॉर्मूला में। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पे टी बी की जगह टी एफ आएगा क्योंकि ये फ्रीजिंग है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू एम। यहाँ पे ये कांस्टेंट भी के बी की जगह पे क्या आएगा, के एफ। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, एम तो मोलैलिटी होता है और डेल्टा टी एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले में डेल्टा टी बी था, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे के बी था इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी मोलैलिटी सेम है। इसका डेफिनेशन भी सेम आएगा, जब मोलैलिटी 1 होगा तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, के एफ के। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी मतलब इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी इन विच डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड।
इसमें क्या मेजर होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले में इबुलोस्कोपी था, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर करते थे। ठीक है, बाकी सब सेम है। इसका यूनिट जो आता है ये भी सेम ही है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैसे आएगा ये, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। टी एफ मतलब टेम्परेचर केल्विन में, मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम में। ठीक है, ये भी फॉर्मूला सेम ही आएगा। डेल्टा टीबी की जगह हम लिखेंगे टी एफ, इज इक्वल टू के बी की जगह लिख देंगे के एफ। और मोलैलिटी का फॉर्मूला तो सेम आएगा, क्या आता है वो, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारा मेन फॉर्मूला आएगा। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ यहाँ पे बॉइलिंग में बी आता है, फ्रीजिंग में क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, बॉइलिंग में के बी आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के एफ आता है, बस बाकी सब सेम है। देखिए, ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा 1.02 ग्राम when dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट। ये हो जाएगा समझो W1 98.5। ठीक है, डिक्रीजेस इट फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना आएगा, 0.211। ये देखिए, ये फर्स्ट केस हो गया, ये जो हुआ ये हुआ केस 1। अब दूसरा डेटा दिया है इन्होंने, हम देखेंगे केस 2। इसमें क्या दिया हुआ है, 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे भी W2 दिया है 1.609 व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मतलब W1 दिया है 86 ग्राम। और डिप्रेसेस, मतलब यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया है 0.34। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। ठीक है, ये अननोन कंपाउंड है, इसका मोलर मास हमको फाइंड करना है। यहाँ पे यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है इन्होंने 60। ठीक है, तो दोनों हम फॉर्मूलाज को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या आएगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, ये केस 1। केस 2 में क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये दोनों केसेस को हमें कंपेयर करना है। ये फर्स्ट केस किसके लिए है, यूरिया के लिए। ये सेकंड केस किसके लिए, ये अननोन है। इस अननोन का हमको M2 फाइंड करना है। अब देखो, 1000 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में। W1 W2 की वैल्यूज अलग अलग दिए हुए हैं, के एफ को भी कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ डेल्टा टी एफ। यूरिया के लिए हम देखेंगे, डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, 0.211 इज इक्वल टू W2 कितना है, 1.02 अपॉन M2 कितना दिया हुआ है 60 इंटू W1 कितना दिया हुआ है 98.5। और सेकंड अननोन का केस, डेल्टा टी एफ 0.34 इज इक्वल टू W2 दिया हुआ है 1.609 अपॉन M2 हमको फाइंड करना है इंटू W1 का वैल्यू है 86। ठीक है, इसको इससे डिवाइड अगर करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा M2 का। ये M2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है।